Good morning to all of you. Myself Mridul Trivedi. In this video we will talk about Article 22. तो हम इस पे बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन और अरेस्ट। जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, जब कोई क्रिमिनल अरेस्ट होता है उस समय, या जब नज़रबंदी जैसी कंडीशन बनती है उस समय हमारे पास जो व्यक्ति होता है, जो कन्विक्ट है या फिर जो एक्यूज्ड पर्सन है, उस समय उसके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम पहले देखेंगे आर्टिकल 22 क्लॉज 1, फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 2, आर्टिकल 22 क्लॉज 3, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यह पार्ट 72 है हमारी इंडियन पॉलिटी का। तो हम देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन और अरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अरेस्ट में प्रोटेक्शन हमें कैसे मिल सकता है इन सारे राइट्स के थ्रू। तो हम देखेंगे। तो पहला राइट है, कौन कौन से राइट्स हैं। डिटेंशन मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। तो पहला है राइट टू इन्फॉर्म द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट एंड कंसल्ट टू लीगल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या हुआ, राइट टू इन्फॉर्म द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट एंड कंसल्ट टू लीगल प्रैक्टिसेस। मतलब क्या हुआ कि जो रीज़न है, टोटल जो उसका 22 क्लॉज 1 में केवल इतनी बात बताई है कि जो रीज़न हो अरेस्ट का, तो वो इन्फॉर्म किया जाए कि उसे कोई जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे क्यों अरेस्ट किया गया, उसको इसका रीज़न पूरा पता होना चाहिए। और कंसल्ट टू लीगल प्रैक्टिसेस, और अगर उसको जैसे लॉयर वगैरह हायर करना है तो उसके लिए उसको पूरी छूट होनी चाहिए, वो ये सब कर सके, जो भी आगे लीगल प्रक्रिया है वो उसको कर सके जो एक्यूज्ड पर्सन हो। तो उसके लिए ये सारे राइट्स हैं। तो पहला राइट कौन सा हुआ कि इन्फॉर्म करे कि लीगल रीज़न की कौन सा है, उसको अरेस्ट काहे किया गया है, और फिर उसको लीगल प्रैक्टिसेस जो वो कर सके, उसके लिए आगे वो जो भी प्रोसेस है वो अप्लाई हो सके, उसके लिए उसको पूरी छूट हो। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में बताई गई। फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में क्या है, तो राइट टू बी प्रेजेंटेड टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ट्रैवलिंग टाइम नॉट बी कैलकुलेटेड। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है, ये कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में होता है कि जब वो कोई क्रिमिनल सिद्ध हो जाए तभी ऐसा हो पाता है। राइट टू बी अ प्रेजेंटेड, राइट मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर है तो उसको प्रेजेंट किया जाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। ये होता यह है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इसलिए प्रेजेंट किया जाता है, मोस्टली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो चाहते भी हैं कि हमको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए और वो हमको जुडिशियरी की कस्टडी दे दे, ना कि पुलिस की कस्टडी। क्योंकि पुलिस की कस्टडी में कहते हैं लोग कि वायलेंस हो सकता है, इसीलिए जुडिशरी की कस्टडी में रहना चाहते हैं लोग। इसलिए क्रिमिनल सोचते हैं कि हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ये IRS अधिकारी होता है, ये IRS ऑफिसर होता है, UPSC के थ्रू। तो इसकी कौन सी पावर है, तो एज अ जज ही वहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा होता है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ये क्या करता है, छोटे मोटे जो न्याय वगैरह होते हैं ये इन सारी चीज़ों को देता है, और क्रिमिनल से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ये देखता है। इनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, वो इनको सारे जो पैटर्न है वो करते हैं, जो भी लीगल प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में कि राइट टू बी प्रेजेंटेड टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो कन्विक्ट है, एक्यूज्ड पर्सन है, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है विद इन 24 आवर्स। जो क्रिमिनल है उसको विद इन 24 आवर्स में कहाँ प्रेजेंट करना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। आगे जो प्रोसेस होना है उसके लिए, जो क्रिमिनल होगा उसके लिए। तो होता यह है कि लेकिन अगर जो ट्रैवलिंग में टाइम लगा है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो ये विद इन 24 आवर्स। तो ये हो गया आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की राइट टू बी प्रेजेंटेड टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो अब डिसाइड करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या काम है, तो वो केवल कह देता है कि जुडिशियरी की कस्टडी दे या पुलिस की कस्टडी दे। तो इसमें खतरनाक कौन सी है, तो पुलिस की कस्टडी। ये वाली जो है थोड़ी, जो क्रिमिनल मानते हैं कि हमारे लिए डेंजर सिचुएशन है, ये पुलिस कस्टडी जो है। हाँ, तो इसमें दो चीज़ें वो सुना सकता है, कह सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो होता है कि जुडिशरी की कस्टडी में से रहना चाहिए। जुडिशरी की कस्टडी में सिविल मैटर्स में ज़्यादातर हो जाता है। हाँ, फिर पुलिस कस्टडी में होना चाहिए।
ये जुडिशरी जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास ये फंक्शंस होते हैं। और क्या होता है, फिर ये जो राइट्स हैं, दीज राइट्स आर नॉट फॉर इनेमी एलियंस। मतलब ये है जो हम आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में भी देखेंगे कि ये सारे जो राइट्स हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की, उसको सारी बातें बताओ कि उसने क्या क्राइम किया है, और फिर सारा लीगल प्रोस्पेक्ट है जो उसको पूरा करने दिया जाए, जज को हायर करे, वकील को हायर, मतलब जो लॉयर वगैरह है उनको हायर करे, और फिर कोर्ट में जाकर के केस लड़े, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सहारा ले। ये सारी जो भी राइट्स मिले हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2, ये सारी चीज़ें इनेमी एलियंस, इनेमी मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो वो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो अगर वो लोग यहाँ पे कोई टेररिज्म एक्टिविटी करते हैं तो उनके लिए ये सारे राइट्स नहीं, ये सब खाली सिटीजन्स के लिए राइट्स हैं, उनके लिए राइट्स नहीं। क्योंकि अगर यहाँ माना जाएगा जो सिटीजन है वो अगर क्रिमिनल भी अगर हो जाएगा तो भी वो इंडिया के अगेंस्ट तो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, लेकिन जो इनेमी एलियंस हैं वो तो टेररिज्म कर ही सकते हैं क्योंकि वो हमारे दुश्मन देश हैं। फिर डिटेंशन, तो डिटेंशन जो होता है, हाँ, जिसको हम जेल या इम्प्रिजनमेंट कहते हैं या नज़रबंदी भी कुछ लोग कहते हैं, तो डिटेंशन जो होता है, डिटेंशन 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन? पहला है प्रिवेंटिव, जिसको हाउस अरेस्ट कहते हैं, मतलब नज़रबंदी, इसको कहते हैं नज़रबंदी। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से लीगल नहीं है। जो डिटेंशन है, हम आगे बहुत पढ़ेंगे ब्रीफली यहाँ की डिटेंशन क्या होता है। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, नज़रबंदी, इसके ऊपर बहुत विस्तार में हमारे इंडिया में बात हुई है। तो प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है, नज़रबंदी, तो उसमें कहा गया कि ये लीगल पूरी तरह से नहीं है। क्यों? लेकिन इस समय जो करंट में उसका टाइम है लिमिट, वो 2 मंथ से 3 मंथ्स तक की ऐसे है कि इतनी दिनों तक की रखा जा सकता है किसी व्यक्ति को नज़रबंदी में। पहले क्योंकि ऐसा होता था कि नज़रबंदी में बहुत समय तक के रहते थे। इसमें होता यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है यहाँ कि क्राइम कर दे, तो केवल इतने मात्र से ही उसको नज़रबंद कर दिया जाता है। तो इसीलिए पूरी तरह से लीगल एक्टिविटी नहीं है नज़रबंदी। दूसरा है पुनिशिएटिव या पनिशिएटिव। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या है पुनिटिव में, तो इसमें होता है आफ्टर क्राइम इन पुलिस एंड जुडिशियरी कस्टडी। इसका मतलब क्या है, वहीं सेम बात कि पुनिटिव का मतलब होता है कि वहीं जब क्राइम सिद्ध हो जाता है किसी व्यक्ति का, कि क्राइम उसका प्रूफ हो जाए, फिर उसके बाद पुलिस की कस्टडी में या जुडिशरी की कस्टडी में उसको रखा जाएगा, मतलब वहीं अरेस्ट किया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, तो ये टोटल जब क्राइम सिद्ध हो जाता है उस टाइम की प्रक्रिया, तो ये पूरी तरह से लीगल होता है। इसमें कोर्ट न्याय दे देता है। फिर जो है पनिशिएटिव में होता है कि जो भी प्रोसेस है कि उसको जेल में रखा जाएगा, क्या उसको सजा होगी, तो पनिशिएटिव हो गया। फिर हम देखेंगे कि आर्टिकल 22 क्लॉज 3, तो इसमें क्या है, इसमें है कि इन इनेमी एलियंस एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब वहीं कि जो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 है और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 है, ये दोनों आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की राइट टू इन्फॉर्म द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट, और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की जुडिशरी, जो उसके पास राइट है कि उसको प्रेजेंट किया जाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में, कि वो मतलब उसके लिए कुछ न्याय कर दे, उसके फेवर में उसको बचा ले, कुछ ऐसा करे। तो ये दोनों जो राइट्स हैं, ये सारे दोनों राइट्स किस में लागू नहीं होते हैं, इनेमी एलियंस में। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में रखा ही इसीलिए गया है ताकि ये सारे राइट्स लागू ना हो पाए। तो ये इनेमी एलियंस पे लागू नहीं होंगे और प्रिवेंटिव डिटेंशन में लागू नहीं होंगे। मतलब नज़रबंदी अगर करी है, तो नज़रबंदी करी तो तभी जाएगी जब वो कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाला है यहाँ जिसकी वजह से कुछ क्राइम हो सकता है। तो जब पहले से ही पता है यहाँ, तो उसको ये सारे राइट्स क्यों दिए जाएंगे। तो इसीलिए आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होंगे इनेमी एलियंस में, एंड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन इट इज आर्टिकल 22 क्लॉज 3। थैंक यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।